दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है गैसों का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है। आपसे पूछा है कि गैसों का दबाव किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, या एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, मैनोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो गैसों या द्रव्यों के दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर जो है या वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए प्रयोग होता है। पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर जो है विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होता है। और पायरोमीटर की बात करें तो उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है, जैसे भट्टियों आदि का तापमान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं तो मसूड़े से खून आना, दांतों का हिलना या गिरना, त्वचा पर नीले या बैंगनी धब्बे, थकान, कमजोरी और जोड़ों में दर्द, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। चलिए कुछ प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम पूछते हैं। आपसे नाम बताते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं और इंपॉर्टेंट है। ना आए तो कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थाइमीन, विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, विटामिन सी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसका रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है समूह 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होगी। आपसे पूछा है कि समूह 17 यानी कि ग्रुप 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होगी, आपसे पूछा है। तो समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो समूह 17 वाले तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। इनमें शामिल तत्व जो है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन इसमें शामिल तत्व हैं। इन सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व ऑक्टेट रूल के अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना आवरण पूरा करते हैं। इसी कारण इसकी संयोजकता 1 है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 इसकी संयोजकता होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आंख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। आपसे पूछा है कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आपको पता है कि नहीं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है पर लोग गलत करके आते हैं इस प्रश्न को। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेंस एक पारदर्शी उत्तल संरचना है जो प्रकाश किरणों को मोड़कर उसे रेटिना पर केंद्रित करता है। या लेंस सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है जो इसकी मोटाई को बदलकर फोकस में मदद करता है दूर और पास की वस्तुओं के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में आए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन करने वाले प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है कि और ठंडा होने पर पुनः ठोस के रूप में जम जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले अन्य समान पदार्थ जो है वह कपूर है, नेप्थलीन है, आयोडीन है और अमोनियम क्लोराइड है। इन चारों का नाम ध्यान रख लीजिए, याद रख लीजिए, रट लीजिए चाहे तो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसी में से आपको 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, वही आपसे पूछ लेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। अभी हम लोग इसके बारे में बात भी कर रहे थे। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है।
तो अभी हम लोग पढ़े हैं अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और कपूर, ये सभी ऊर्ध्वपातन करते हैं या ऊर्ध्वपातन है, जबकि बर्फ जो है ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्फ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और कपूर सभी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि बर्फ जब गर्म होती है तो इसे पिघलकर पानी बनती है और फिर वह वाष्प में बनती है, इसलिए यह ऊर्ध्वपातन नहीं करती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता जो है अधिक है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो। कल भी इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें यानी कि एक्स रेज में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। वह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये बहुत गहराई तक वस्तुओं को भेज सकती हैं। अल्फा सबसे कम यानी कि कागज को भी रोक सकता है इसे। अल्फा जो है, अल्फा किरणें इसे यह सबसे कम होता है इसका भेदन क्षमता, कागज भी इसे रोक सकता है। बीटा की बात करें, बीटा किरणों की, तो मध्यम होता है इसका भेदन क्षमता, एल्युमिनियम शीट रोक सकती है। और गामा किरणों की बात करें तो सबसे अधिक सीसा या मोटी कंक्रीट से ही रोका जा सकता है इसे। गामा किरणों का उपयोग कैंसर की रेडियोथेरेपी में होता है। अल्फा किरणें शरीर की बाहरी त्वचा को भेद नहीं सकती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा। आपसे पूछा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा और कोशिका ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि यह भोजन में मौजूद ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके एटीपी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया कोशिका श्वसन कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती हैं, इसमें अपनी डीएनए और राइबोसोम होते हैं, स्वयं की प्रोटीन बना सकती है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है या केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषताएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, एक्टिनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर कहते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को। एक्टिनोमीटर वह वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग सूर्य की किरणों को तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है या सौर ऊर्जा पराबैंगनी किरणों की शक्ति को मापता है। इसका प्रयोग भौतिकी, मौसम विज्ञान और कृषि विज्ञान में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है या सेलुलोज से बनी होती है या कठोर और अपारदर्शी होती है। इसका कार्य क्या है? तो संरक्षण, आकार बनाए रखना और यांत्रिक समर्थन देना या इसका प्रमुख कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी गैस अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होती है। आपसे पूछा है कि कौन सी गैस जो है अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विशेष रूप से अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। यह गैस जलने की प्रक्रिया में आवश्यक ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाती है या बिजली से लगी आग और ज्वलनशील तरल पदार्थों पर प्रभावी होती है। CO2 गैस अक्रिय होती है और किसी अवशेष को नहीं छोड़ती, इसलिए उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए पूछ सकता है, या आपसे CBT 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है जो पादप कोशिकाओं में रंग द्रव्य के लिए होता है या
फूलों, फलों और बीजों में पीला, नारंगी, लाल आदि रंगों को उत्पन्न करता है। ल्यूकोप्लास्ट की जो बात करें ऑप्शन में दिया, या खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो ऑप्शन में दिया है तो प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों को हरा रंग देता है। दोनों प्लास्ट की बात करें तो ऐसा कोई प्लास्टिक नहीं होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पक्षियों के जो अध्ययन को कहते हैं वो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की जातियों, व्यवहार, शरीर रचना, प्रवास, प्रजनन आदि का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। यह शाखा वन्य जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य ऑप्शनों की बात करें तो हर्पेटोलॉजी जो है या उभयचर और सरीसृप जैसे सांप, मेढक से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो मानव जाति और सभ्यता का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। ऑप्थेमोलॉजी की बात करें तो आंखों और दृष्टि संबंधी चिकित्सा इसके अंतर्गत आता है। ऑर्थिनोलॉजिस्ट वे वैज्ञानिक होते हैं जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। भारत में प्रसिद्ध ऑर्थिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स या प्राइमरी केमिकल्स माना जाता है, प्राइमरी केमिकल माना जाता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को रासायनिक उद्योग में मूल रसायन या रसायनों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग लगभग हर रासायनिक उद्योग में होता है या औद्योगिक विकास का मापक भी माना जाता है। उर्वरक, रंजक, डिटर्जेंट, पेट्रोलियम, परिष्करण, बैटरियों आदि में इसका व्यापक उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। आपसे पूछा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को भी। एंटीबॉडी शरीर की रक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है जो रोग जनकों के विरुद्ध काम करती है। इसका निर्माण श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC के एक विशेष प्रकार लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। लिम्फोसाइट्स के प्रकार जो है वह बी लिम्फोसाइट्स जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो कि संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से जुड़ा है। आपसे पूछा है कि कौन सा हार्मोन जो है लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेनालिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एड्रेनालिन हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह हार्मोन एड्रेनल ग्रंथियों से स्रावित होता है जो गुर्दे के ऊपर स्थित होता है या शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को सक्रिय करता है जब व्यक्ति को डर, तनाव या खतरे का सामना होता है। एड्रेनालिन हार्मोन्स का प्रभाव क्या है तो हृदय की धड़कन तेज करता है, सांस लेने की गति को बढ़ाता है, मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है, पाचन क्रिया को धीमा करता है, त्वरित ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाचन क्रिया में वसा का पाचन कहां शुरू होता है। आपसे पूछा है कि पाचन क्रिया में वसा का पाचन कहां शुरू होता है। इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो इनामदारी से नो लिख दीजिए। चलिए बताइए पाचन क्रिया में वसा का पाचन कहां शुरू होता है बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी ग्रहणी यानी कि डोडेनम में होता है। वसा यानी कि फैट का पाचन मुख्य रूप से ग्रहणी यानी कि डुओडेनियम में शुरू होता है जो कि छोटी आंत का पहला भाग है। इसमें पित्त रस और अग्नाशयी रस के द्वारा वसा का पाचन होता है। चलिए वसा पाचन की प्रक्रिया बताते हैं आपको। तो यकृत या पित्त रस बनाता है और पित्ताशय जो है पित्त को संग्रह करता है और ग्रहणी में छोड़ता है। पित्त रस वसा को एमल्सीफाई करता है जो कि छोटे छोटे कणों में तोड़ता है और अग्नाशय जो है लाइपेज एंजाइम छोड़ता है जो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों की वृद्धि मापन किस उपकरण से की जाती है। आपसे पूछा है कि पौधों की वृद्धि मापन जो है किस उपकरण से की जाती है आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी कैस्कोग्राफ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
केस्कोग्राफ एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है या अत्यंत सूक्ष्म गति से होने वाली वृद्धि है माइक्रो स्तर पर को भी रिकॉर्ड कर सकता है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अंग के द्वारा शरीर में आयरन का भंडारण किया जाता है। आपसे पूछा है कि किस अंग के द्वारा शरीर में आयरन का भंडारण किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयरन शरीर में मुख्यतः यकृत में संग्रहित किया जाता है या फेरेटिन और हेमोसिडेरिन या फेरेटिन और हेमोसिडेरिन नमक प्रोटीन के साथ मिलकर संग्रहित रहता है। शरीर में आयरन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का संचार करता है, कोष के श्वसन में सहायक है और एंजाइमों के निर्माण में भागीदारी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। आपसे पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम जिसका प्रतीक है Li इसका प्रतीक है। परमाणु क्रमांक इसका क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो है इसका 3 है। परमाणु क्रमांक 3 वाली एक क्षारीय धातु है। लिथियम जो एक क्षारीय धातु है, यह सबसे हल्की धातु है जिसका घनत्व मात्र 0.534 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है या इतना हल्का होता है कि यह पानी पर तैर सकता है, हालांकि यह जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। लिथियम का उपयोग क्या है, तो लिथियम आयन बैटरियों में, मानसिक रोगों की दवाओं में जैसे कि बायोपोलर डिसऑर्डर में, विमानन उद्योग में हल्के वजन कारण और नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी, तो लिथियम है। तो ये रहे आपके टॉप इंपॉर्टेंट जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।